वे स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 6 का लास्ट चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर सेक्शन। आर्ट एंड कल्चर सेक्शन जो है हमारी हिस्ट्री का, जिसमें हम आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर इन सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, द चैप्टर इज़ बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। सो दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी सुरभि मित्तल। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। देखिए, इसमें भी एक क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए, इसमें एक बच्चा है मारुतसमी, वो कहाँ विजिट कर रहा है? आयरन पिलर। आयरन पिलर जो है ये दिल्ली में लोकेटेड है और ये कौन से शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है चंद्रगुप्त सेकंड। हमने गुप्ता डायनेस्टी के अंदर कुछ रूलर्स देखे थे। जैसे हमने देखा जो फर्स्ट रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी में। सेकेंड रूलर जो थे वो इनके बेटे थे समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के जो बेटे थे वो थे चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने ही दिल्ली के अंदर क्या किया? आयरन पिलर जो था ये इन्हीं से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए किस शासक से रिलेटेड है तो योर आंसर विल बी चंद्रगुप्त सेकंड, राइट। अब इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं। जो ये आयरन पिलर है ये क्यों खास है? कुछ इस तरीके का आयरन पिलर है। आज ये दिल्ली में जहाँ पे कुतुब मीनार लोकेटेड है, ठीक है, कुतुब मीनार जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पर उसी कॉम्प्लेक्स में ये आयरन पिलर भी लोकेटेड है। सबसे इसकी खास बात यह है कि ये रस्ट फ्री है। इतने साल हो गए, एंशियंट पीरियड, आप समझ रहे हैं कब का बना हुआ है ये, लेकिन आज भी इस पर जंग नहीं लगा है। तो ये आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे वहाँ की मेटलर्जी कितनी खास थी। ये जो मेटल की चीज़ बनाई गई है आयरन पिलर, वो आज भी जंग नहीं लगा है उस पर। ठीक है, तो आपके लिए इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो ये किस रूलर से रिलेटेड है, आज ये कहाँ पे लोकेटेड है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये तीनों बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन पिलर के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये पिलर आज मेहरौली दिल्ली में है, ठीक है, और ये इंडियन मेटलर्जी, जो उस टाइम पे इंडियन क्राफ्ट पर्सन थे, उनकी एक बहुत ही उनका रिमार्केबल एग्जाम्पल है। ठीक है, आयरन से बना है और इसकी हाइट 7.2 मीटर है, यानी 7.2 मीटर हाइट है। और इसका वेट कितना है? 3 टन। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर अगो। तो आज से 1500 साल पहले इसे बनाया गया। 1500 साल पहले का मतलब जब गुप्ताज थे, और गुप्ता का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया कि रफली आप अगर देखें तो 300 एडी से आप मानेंगे इन्होंने 500 एडी तक के बीच में रूल किया है गुप्ता ने। एक मैं रफ टाइमलाइन आपको बताऊंगी, तो उस टाइम के बीच में ही ये उतना पुराना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्तूप भी हमारे आर्ट एंड कल्चर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्तूप ये किससे रिलेटेड है? ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। बुद्धिज़्म से रिलेटेड स्तूप है। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे फेमस जो स्तूप की अगर हम बात करें तो सांची स्तूप है, जो आज के मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? विदिशा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सांची स्तूप है। और अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे स्तूप हैं, जैसे कि पिपरावा यूपी में, एक पिपरावा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक स्तूप और है जिसका नाम है पिपरावा। ये स्तूप यूपी के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, साथ में और भी बहुत सारे हैं जो कुछ पोस्ट मौर्यन काल के हैं, यानी जब मौर्यन डिक्लाइन हो गए तो उसके बाद वो स्तूप्स बनाए गए। ठीक है, उनमें से है भरूच स्तूप। ये स्तूप भी मध्य प्रदेश का है, एमपी का। तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए। सांची स्तूप और पिपरावा जो स्तूप है यूपी का, ये मौर्यन टाइम का है। और भरूच स्तूप जो एमपी में है ये पोस्ट मौर्यन टाइम का है, यानी जब मौर्यंस का डिक्लाइन हो गया था तो उसके बाद ये बनाया गया। अब हम सांची स्तूप जो है या स्तूप क्या है पहले उनको समझेंगे। देखिए, स्तूप जो है ब्रिक या स्टोन की बनी बिल्डिंग्स हैं। कैसे इनको हम किस तरीके से बनाई जाती हैं क्या है, तो पहले आपको पिक्चर दिखा देती हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। ये सांची स्तूप की पिक्चर है। अगर आप इसको देखें तो बाहर जो ये गेटवे है, जहाँ से एंट्रेंस है, इसको हम तोरण बोलते हैं। जो ऊपर जो डेकोरेशन की गई है तोरण, ठीक है। आप देखेंगे कि चारों तरफ घूमने के लिए यहाँ पे सीढ़ी भी है। एक गोल सा, एक सेमी सर्कुलर कुछ ऐसा शेप है, अंडे की तरह, अंडाकार। और चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ भी है, यानी लोग जिसका
जिसका चक्कर लगाते हैं, जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं। बाहर जो इसका गेटवे है इसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया गया है, बहुत सारी इस पे आप देखेंगे डिज़ाइंस हैं जो आपको अभी इस पिक्चर में विजिबल नहीं होंगे। जब आप कभी विज़िट करें तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि वहाँ पे वो क्या आर्ट का क्या महत्व है उसका। साथ में अगर हम देखें तो जो ये स्तूप है, इसका जो तोरण है, जो गेटवे की मैं बात कर रही हूँ, इसका डिज़ाइन पोस्ट मौर्यन काल का है। यानी कि ये पूरा स्तूप बनाया तो मौर्यन टाइम में गया था, लेकिन इसका जो गेटवे है उसका डिज़ाइन पोस्ट मौर्यन काल का है, यानी जब मौर्यंस का डिक्लाइन हो गया उसके बाद का है। देखिए, द स्किल्स ऑफ आर क्राफ्ट पर्सन आर ऑल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग दैट हैव सर्वाइव सच एज स्तूप। स्तूप का मतलब होता है माउंड, माउंड यानी टीला। स्तूप का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो होता है टीला। अगर हम देखें तो बहुत तरीके के स्तूप होते हैं, वो राउंड हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें सब में एक बात ज़रूर कॉमन रहेगी, क्या? हर स्तूप में एक छोटा सा स्मॉल बॉक्स होता है जो स्तूप के एकदम सेंटर में रहता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ स्तूप, ठीक है। दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन सच एज टीथ, बोन और एशेज ऑफ बुद्ध। तो इसके अंदर जो ये स्तूप है उस बॉक्स में क्या चीज़ें रहती हैं? बुद्ध के रेलिक्स रहते हैं, यानी बुद्ध के कोई ना कोई पार्ट रहेगा उनसे रिलेटेड, चाहे हो सकता है उनके दांत हों, उनके बोन, या उनकी अस्थियाँ, ठीक है, या राख उनकी, तो इस तरीके से, या फिर उनके फॉलोअर्स की, ठीक है। और थिंग्स दे यूज़, चाहे वो और भी चीज़ें हो सकती हैं जो बुद्ध उस टाइम पे यूज़ करते थे, प्रीशियस स्टोन हो सकते हैं या कॉइन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मेन मतलब क्या है यहाँ पे, ये चीज़ है कि इट इज़ कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्यूनरल क्यूमुलस। जो मरने के बाद एक फ्यूनरल, वो चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें रेलिक्स एंड एशेज रहते हैं डेड के, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जो प्रदक्षिणा पथ मैंने आपको बताया, प्रदक्षिणा पथ यानी जिसका लोग चक्कर लगाते हैं, जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं। ऑफन अ पाथ नोन एज प्रदक्षिणा पथ वॉज लेड अराउंड द स्तूप। स्तूप के चारों तरफ एक गोल पाथ होता है। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग, और चारों तरफ रेलिंग्स भी लगी होती है ताकि कोई भाई नीचे ना गिर जाए, वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहता है। एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवे, और पाथ में एंट्रेंस किसी गेट के थ्रू होता है। डिवोटीज वॉकड अराउंड द स्तूप इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और कैसे जो भी भाई वहाँ पे दर्शन करने लोग जाते हैं, डिवोटीज होते हैं, वो उसका पूरा प्रदक्षिणा करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी जैसे चलती है क्लॉकवाइज, उल्टा नहीं राउंड लेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। जैसे मैंने आपको बताया तोरण है, उसको बहुत डेकोरेट किया गया, अलग अलग स्कल्पचर हैं, उसमें छोटे छोटे स्टेचूज, मूर्तिज बनी हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर की। तो उससे पहले कुछ पिक्चर्स हम देखेंगे। देखिए, ये टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये आपको एक मंदिर की पिक्चर दिखाई जा रही है, कुछ इस तरीके का है। इसको देख के आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? ये महाबलीपुरम के टेम्पल हैं। कहाँ? महाबलीपुरम, जो साउथ में लोकेटेड है। पल्लवास के टाइम के, हमने पल्लव डायनेस्टी देखी थी लास्ट क्लास में, चालुक्य भी पढ़ा, पल्लव भी पढ़ा, तो ये पल्लव के टाइम के टेम्पल हैं। क्या खास बात है इसकी? ये मोनोलिथिक टेम्पल हैं, यानी एक ही पत्थर के हैं। इन्हें रॉक को काट के, उस पत्थर को काट के बनाया गया है, और एक ही पत्थर का यूज़ हुआ है। मोनो मतलब एक। ईच ऑफ दीज वॉज कार्व्ड आउट ऑफ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन। एक ही पत्थर से काट के पूरे मंदिर को तैयार किया गया। अब दोबारा आप इसकी पिक्चर देखेंगे तो आप थोड़ा समझ पाएंगे। मान लीजिए ये पूरा पत्थर है, तो इस पूरे पत्थर को काट के एक स्ट्रक्चर बनाया, ये दूसरे पत्थर को, तो एक ही पत्थर का यूज हुआ है, मोनोलिथिक। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम। उनमें हिंदू टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी डीटीज, कौन कौन से भगवान की पूजा की जाती है? विष्णु हैं, शिव हैं, दुर्गा, उनकी पूजा होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है एक टेम्पल का, वो क्या होता है? गर्भगृह, यानी जहाँ पे मेन भगवान की जो मूर्ति स्थापित होती है उसको बोलते हैं गर्भगृह, ठीक है। इमेज ऑफ चीफ डीटी जो रहती है। इट वॉज हियर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू द डीटी, जहाँ पे डिवोटीज आके अपना जो है भगवान के दर्शन करते हैं, या जितने रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दुर्गा टेम्पल एट एहोल। एहोल कहाँ की राजधानी थी? एहोल हमने देखा चालुक्यास की अर्ली कैपिटल थी, बाद में उनकी कल्याणी कैपिटल हो गई, अर्लीस्ट कैपिटल एहोल थी। और एहोल कहाँ थी? कर्नाटका में। इसको लिख लीजिए। अब वहाँ पे जो एक टेम्पल है वो क्या है? दुर्गा टेम्पल की हम बात करेंगे।
तो ये कुछ इस तरीके का टेम्पल दिखता है जो चालुक्यास के द्वारा बनाया गया है, एहोल का टेम्पल। ठीक है, तो इसमें आप देखिए किस तरीके का स्कल्पचर है, किस तरीके का टेक्निक यूज़ की गई है, कैसा आर्किटेक्चर है। अब आपको एक बात मैं बताऊंगी इधर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ टेम्पल बिल्डिंग के 3 तरीके देखे गए। नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तर भारत में नागर स्टाइल था, नागर शैली में मंदिर बने। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में जो टेम्पल बने वो द्रविड़ आर्किटेक्चर था, द्रविडियन स्टाइल। और एक जो नॉर्थ और साउथ का मिक्सचर होता है, यानी नागर और द्रविडियन का मिक्सचर है, जैसे कि हम अगर बात करें पतडकल एक जगह है वहाँ के टेम्पल, तो वो वेसार शैली में है, वेसार। तो ये चीज़ आपके लिए जाननी ज़रूरी है। तो 3 फॉर्म्स क्या हैं, 3 तरीके क्या हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के? नागर है, द्रविडियन है और वेसार है। इसके पिक्चर को मैं एक चीज़ और समझाऊंगी आपको। जो ये महाबलीपुरम के टेम्पल हैं, ये बहुत सारे टेम्पल का एक समूह है। ठीक है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। और महाबलीपुरम सिटी को मम्मलपुरम भी बोला जाता है, मम्मलपुरम। और ये किसकी, कहाँ पे, कौन से रूलर्स ने बनवाया था इसको? तो पल्लव शासकों ने इसको बनवाया। ये 3 बातें आपको जाननी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टेम्पल अगर हम देखें तो इस तरीके का आपको टेम्पल दिख रहा है। ये भीतरगांव उत्तर प्रदेश का टेम्पल है। ठीक है, ये आज से 1500 साल पहले यानी गुप्ता एरा में ही बनाया गया। और ये बेक्ड ब्रिक यानी जो ब्रिक्स जो हैं, कच्ची ब्रिक से नहीं बल्कि बेक्ड ब्रिक से इसको बनाया गया था। और इसमें साथ में स्टोन्स का भी यूज़ हुआ है। इसके बारे में और चीज़ें देखेंगे। भीतरगांव का जो ये टेम्पल है, इसमें शिखर है और एक गर्भगृह है तथा मंडप। ये 3 चीज़ें देखो मैं आपको समझा देती हूँ। शिखर मतलब होता है जो आपने इस तरीके का ऊपर स्ट्रक्चर देखा कि मान लीजिए कोई भी, अगर हम टेम्पल की बात करें, अगर हम यहाँ पे टेम्पल देखते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो उस पर ऐसा शिखर रहता है। ठीक है, गर्भगृह आपको समझ में आ ही गया था। गर्भगृह वो जगह होती है जहाँ पे मेन चीफ डीटी को रखा जाता है, वो गर्भगृह है। और मंडप यानी जब आप मंदिर में जा रहे हैं तो जो रास्ता है मंदिर तक, गर्भगृह तक का जाने का रास्ता, वो मंडप कहलाता है। ठीक है, को एक बार देखेंगे। अब मैं रीड कर रही हूँ ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। भीतरगांव विच इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक टावर की तरह जो शेप है, ऊपर जो शिखर माउंट की तरह है, वो शिखर कहलाता है। ठीक है, वॉज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह। गर्भगृह के ठीक ऊपर शिखर बनाया जाता है। और गर्भगृह वो जगह होती है जहाँ पे मेन भगवान की मूर्ति स्थापित होती है। ठीक है, ये मार्क करने के लिए कि वो ही सेक्रेड प्लेस है मेन। बिल्डिंग शिखर्स रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। मोस्ट टेम्पल ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज मंडप। कई टेम्पल, ये बेसिकली मंडप जो है साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रिविलेंट है। जो रास्ता पूरा गर्भगृह तक लेके जाता है वो मंडप कहलाता है। जहाँ पे भाई अगर मान लो बहुत सारे लोग मंदिर में एंटर कर रहे हैं तो बाहर तक लाइन लग जाती है, तो जो हॉल है पूरा बाहर जो हॉल रहते हैं सेगमेंट्स, वो मंडप कहलाते हैं। अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। अब हम नेक्स्ट जो मूव करेंगे वो हम देखेंगे कुछ पेंटिंग्स को। जैसे आपको ये पेंटिंग दिख रही है, पहले आप इसको ध्यान से देखिए कि इसमें कितनी ब्यूटीफुल नक्काशी है, कितना अच्छे से डिज़ाइन किया गया। ये एक पेंटिंग है। ये भी पेंटिंग आपको कुछ समझ में आ रहा होगा किससे रिलेटेड है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। मैंने आपको महायान बुद्धिज़्म बताया था। महायान बुद्धिज़्म में हमने देखा था कि बोधिसत्व होते हैं, तो ये एक बोधिसत्व है। ये एक बोधिसत्व हैं जिनका नाम है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर, ठीक है, उनकी ये पिक्चर है। और ये कहाँ पे, ये दोनों जो पेंटिंग्स मैंने आपको भी दिखाई, ये कहाँ पे हैं? अजंता में। अजंता की गुफा, अजंता केव पेंटिंग्स कहलाती हैं। अगर देखिए हम अजंता की बात करें तो अजंता कहाँ लोकेटेड है? अजंता इज इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इसकी स्पेलिंग एक बार दोबारा देखिए, औरंगाबाद, राइट। तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और यहाँ पे अजंता के अंदर टोटल 29 गुफाएं हैं।
29 केव्स हैं, ठीक है, जिसमें हमें अलग अलग तरह की पेंटिंग्स मिली हैं। नेक्स्ट आप इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखें, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये 2 स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है। पहली बात हमको ऐसा दिख रहा है कि ये 2 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे रूम्स दिखाई दे रहे हैं। ये 2 चीज़ें ही दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि पत्थर स्टोन से ही काट के बनाई गई है। तो ये क्या है, ये आपकी कौन सी बिल्डिंग है जो जैन यूज़ करते थे, जैन मॉन्क्स के लिए जो इस्तेमाल होती थी, वो वाली बिल्डिंग है। देखिए, अगर हम इस वाली जो मैंने अभी आपको पेंटिंग दिखाई वो आपकी बुक में मेंशन है, तो ये जैन मोनास्ट्री है, कहाँ पे, उड़ीसा में। 2 स्टोरी बिल्डिंग है जैसा हमने देखा, और रॉक को काट के ही बनाई गई है। देखिए, ये उड़ीसा में मिल रही है, इसका मतलब आपने देखा कि जो मेन सेंटर्स थे, बुद्धिज़्म जहाँ ग्रो हुआ या जैनिज़्म, उसके प्रॉपर सेंटर्स हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या फैला, तो साउथ इंडिया में जैनिज़्म ज़्यादा ग्रो हुआ एज़ कम्पेयर टू बुद्धिज़्म। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कलिंग जो क्षेत्र कहलाता था, कलिंग भी बोलते हैं, तो वहाँ का जो राजा था उस टाइम पे वो था खारवेल, तो उसने भी जैनिज़्म को अपनाया। तो इसीलिए ये वाली हमें कहाँ पे मोनास्ट्री मिली है, उड़ीसा के अंदर। अब देखिए, अगली चीज़ हम देखेंगे कि स्तूप और टेम्पल कैसे बनाए जाते थे। अब देखिए, कोई भी अगर हमारा आर्किटेक्चर पीस बन रहा है, कोई भी चीज़ बन रही है, तो उसमें पैसा भी लगेगा, लेबर अच्छा चाहिए होगा, आर्किटेक्ट चाहिए होंगे, बल्कि जो पूरे शिल्पकार हों, ठीक है। तो देयर वर सेवरल स्टेजेस इन द बिल्डिंग अ स्तूप और अ टेम्पल। बहुत सारे स्टेजेस हैं, जैसे किंग्स और क्वीन डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर। तो किंग्स एंड क्वींस इनको बनवाते थे, बिल्ड करवाते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगता है, तो कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। फर्स्ट क्या, पहला, अब जो अलग अलग स्टेजेस हैं वो क्या है, पहला है गुड क्वालिटी स्टोन, बहुत अच्छी क्वालिटी का पत्थर चाहिए, ठीक है, और फिर उसको दूसरी जगह लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। हियर दीज रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व्ड इनटू पिलर। उसके बाद उन स्टोन को जब उठा के लेके आया गया, तो साथ साथ उनको क्या किया जाएगा, कार्व भी किया जाएगा, उनको प्रॉपर शेप दी जाएगी। जो भी चीज़ हमें बनानी है, पिलर बनाना है ना, वॉल बनानी है, फ्लोर बनाना है, सीलिंग, उसकी प्रॉपर शेप देना। एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइजली द राइट पोजिशन। फिर उनको असेंबल करना, यानी उनको सही तरीके से लगाना। तो सबसे पहले सही तरीके के पत्थर की तलाश करना, उसको ट्रांसपोर्ट करके सही जगह लेके जाना जहाँ पे उसको कट किया जा सके, फिर वैसी शेप देना और उनको फिर असेंबल या अरेंज करना। तो ये सारे स्टेजेस थे। किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन। अब वो अपने राजकोष से ही पैसा खर्च करते थे उन्हें देने के लिए, क्राफ्ट पर्सन को, जो इन चीज़ को बिल्ड करते थे, इतने प्यारे से स्ट्रक्चर्स को बनाते थे। बिसाइड्स व्हेन डिवोटीज केम टू विजिट द टेम्पल। इसके अलावा देखिए, ऐसा नहीं है राजा ने तो बनवा दिया, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट और क्या है बोलते हैं हम, दान भी दिया जाता था। दान, जैसे मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो उस टाइम पे व्यापारी हैं, तो वो इनको बनाने के लिए दान भी दिया करते थे। और जो आम जनता थी तो वो गिफ्ट भी देती थी जितना वो अफोर्ड कर सकते थे। तो बिसाइड्स व्हेन डिवोटीज केम टू विजिट द टेम्पल और द स्तूप, दे ऑफन ब्रॉट गिफ्ट्स which were used to decorate the buildings. For example, an association of ivory worker paid for one of the beautiful gateways and सांची। हमने शुरू में देखा जो तोरण है सांची का, उसको डेकोरेट करवाने के लिए किसने पैसा दिया, एक आइवरी वर्कर की एसोसिएशन थी उन लोगों ने। Among the others who paid for decoration were merchant, farmer, garland maker, perfumer। तो इनमें लोग बताए गए हैं जिन्होंने उनको दान दिया था या इस तरीके के गिफ्ट दिए थे। मर्चेंट्स थे, परफ्यूमर्स, ये सब चीज़। देखिए, अब आपकी बुक में एक बॉक्स था शुरू में, मेटलर्जी, इसको भी एक बार देख लेते हैं। एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिस्ट मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। Archaeological excavations have shown that Harappans were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy। अगर हम मेटल के यूसेज की बात देखें एंशिएंट इंडिया में, तो सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था, कॉपर का। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने उसका यूज़ किया। दे इवन मैन्युफैक्चर्ड ब्रॉन्ज, उन्होंने ब्रॉन्ज भी बनाना सीखा। कैसे बनता है, जब हम कॉपर में टिन को मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज। ओके, हरप्पन्स बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज, इसीलिए कहा जाता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ब्रॉन्ज एज की है।
उसके बाद हमने देखा मेगालिथिक बरियल में क्या सामने आया, आयरन टूल, आयरन सामने आया, तो आयरन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। तो उनके जो सक्सेसर थे ब्रॉन्ज एज के बाद वाले, वो आयरन एज कहलाई जब आयरन का इस्तेमाल होने लगा। तो इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस टाइप ऑफ आयरन, फॉर्ज्ड आयरन, रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन। तो इंडिया ने, जैसे आप आयरन की अगर क्वालिटी के बेसिस पे आयरन के टाइप देखें तो 3 तरीके के हैं, फॉर्ज्ड आयरन, रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन। तो इंडिया के लोगों ने तीनों का इस्तेमाल अच्छे से किया। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कुछ लिटरेरी सोर्सेज पे, यानी बुक्स वगैरह के बारे में हम देखेंगे। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरी, आपने पुराण का नाम सुना होगा ज़रूर, है ना, हमारी पुराणों के बारे में। तो पुराण क्या है, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, रिलीजियस बुक्स हैं। और ये जो पुराण की अगर हम बात करें तो कितने मेजर पुराण हैं, 18। अगर हिंदू धर्म में बात करें तो 18 मेजर पुराण हैं। पुराण का मतलब है ओल्ड। द पुराण्स कंटेन स्टोरी अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस, इसमें किन के बारे में रहती है, भगवान के बारे में ही सारी स्टोरीज रहती हैं, जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती। और दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड, इसमें ये भी लिखा रहता है आपको कैसे किस भगवान की पूजा करनी है, ये सब, ठीक है। बिसाइड्स देर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, साथ ही साथ इसमें हमने देखा देवी देवताओं के बारे में मेंशन है। सेकेंड जो थीम है इसमें ये भी बता रखा है कि किस तरीके से इस संसार का निर्माण हुआ, कैसे वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ, है ना। किंग्स के बारे में भी है, कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स की जीनियोलॉजीज, उनके सक्सेसर कौन थे, उनके एंसेस्टर्स कौन थे, वो भी इसमें मेंशन है। द पुराण्स वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स, इसकी लैंग्वेज क्या है पुराण की, संस्कृत है। एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबॉडी इंक्लूडिंग विमेन एंड शूद्र, इसको कोई भी कर सकता था, पढ़ सकता था, चाहे विमेन हो शूद्र। जैसे हमने शुरू में देखा कि जो वेद थे उनको पढ़ने का हक शूद्र को नहीं था, और धीरे धीरे विमेन से भी वो हक छीन लिया गया। आगे अगर हम देखें, दे वर रिसाइटेड इन टेम्पल बाय प्रीस्ट, जो पंडित हैं वो इनका उच्चारण करते हैं टेम्पल में, एंड पीपल केम टू लिसन देम, और लोग वहाँ पे आते हैं उन्हें सुनने के लिए। अब हमने पुराण के बारे में देख लिया, 18 मेजर पुराण हैं। अब हम देखते हैं 2 एपिक के बारे में। एपिक मतलब होता है कोई ग्रंथ, ठीक है। और एपिक में क्या है, क्या चीज़, कौन सी स्टोरीज रहती हैं, ब्रेवरी की स्टोरी रहेगी, किसी से संबंधित कोई ना कोई थीम पे बेस्ड होंगी। तो हमारी इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में 2 बहुत इंपॉर्टेंट एपिक्स हैं जो नॉर्थ इंडिया में लिखी गई। अगर हम देखें उत्तरी भारत में, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई, और ये कौन सी है, महाभारत और रामायण। महाभारत किसने लिखी थी, वेद व्यास जी ने, और रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। महाभारत में जैसे आपको पता है 2 भाइयों, 2 कज़न्स के बीच में वॉर की स्टोरी बताई गई है, कैसे उन्होंने अब एक क्षेत्र पे अधिकार करने के लिए आपस में लड़ाई करी। तो इसमें पांडव और कौरव के बीच की वॉर के बारे में मेंशन है। इनकी जो कैपिटल थी वो थी हस्तिनापुर। सो दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ थ्रोन ऑफ कुरुज एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन सी डायनेस्टी थी, कुरु की। तो उनकी कैपिटल थी हस्तिनापुर, जो आज के मेरठ में है, यूपी में। द स्टोरी इटसेल्फ वॉज एन ओल्ड वन बट वॉज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे। तो ये आज से 1500 साल पहले लिखी गई। अगर हम देखें तो महाभारत को ऐसा समझा जाता है कि महाभारत रामायण से पहले लिखी गई है, ऐसा माना गया है, ठीक है। और ये पुराण और महाभारत दोनों की अगर हम बात करें, चाहे पुराण हो चाहे महाभारत हो, दोनों को ही व्यास ने लिखा है। भागवत गीता हम ऑलरेडी पुराने चैप्टर में देख चुके हैं कि भागवत गीता किसका पार्ट है, महाभारत का एक पार्ट है। जब कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को उपदेश दिया था कि वो, क्योंकि अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तब उन्होंने उनको उनके धर्म के बारे में समझाया था, तो वो भागवत गीता का पार्ट है। नेक्स्ट हम देखें रामायण। तो रामायण भी इंडिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिक है, और ये भगवान राम के बारे में है, जो कहाँ के राजा थे, कोसल। कोसल आपने देखा एक महाजनपद है। कोसल की कैपिटल क्या थी उस टाइम पे, श्रावस्ती। कोसल की कैपिटल थी उस टाइम पे श्रावस्ती। कोसल एक महाजनपदा था, ठीक है। और सीता को रावण उठा के ले जाता है, फिर बैटल होती है, वापस अयोध्या में आते हैं, ठीक है।
ये सब चीज़ें। अब जो श्रावस्ती है वो महाजनपदास के टाइम पे कैपिटल बनी, लेकिन रामायण और भी पुरानी है। महाजनपदास 600 बीसी के आसपास बने, लेकिन रामायण की जो स्टोरी है वो और पुरानी है। तो उस टाइम पे उनकी जो कैपिटल थी वो अयोध्या होती थी। तो 2 कैपिटल्स आपको याद रखनी है कोसल की, एक श्रावस्ती और एक अयोध्या। अब हम तमिल एपिक्स की बात करते हैं। हमने नॉर्थ इंडिया के एपिक्स देखे, अब तमिल की अगर हम बात करें, तमिलनाडु की, तो वहाँ के 2 इंपॉर्टेंट एपिक्स आपको पता होने चाहिए। एक है सिलपादीकरम, क्या नाम है उसका? सिलपादीकरम। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना करी थी इलांगो ने, इलांगो, ये कवि का नाम है इलांगो। तो ये इन्होंने लिखा। इसमें किसके बारे में स्टोरी है? इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम कोवलन। एक कोवलन एक व्यापारी था, उसकी जो पुहार में रहता था, और उसकी लव स्टोरी है माधवी के साथ। माधवी जो एक नृत्य की थी, उसके कोवलन की एक वाइफ भी थी कनग्गी, ठीक है। तो इन तीनों के बीच की ये आपस में एक स्टोरी है। आपको इनके मेन कैरेक्टर, इस प्ले का नाम, इस एपिक का नाम, सॉरी प्ले नहीं है ये, एक एपिक है, इसका नाम, और ये किसने लिखा है? इलांगो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो स्टोरी क्या थी वो थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। लेटर ही एंड कनग्गी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुरई वेयर ही वॉज रॉन्गली एक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट जूलर ऑफ पांड्या किंग। द किंग सेंटेंस कोवलन टू डेथ। क्या हुआ जब कोवलन और जो कनग्गी थे वो पुहार को छोड़कर, इसी कारण से उसकी वाइफ और वो छोड़कर मदुरई आ जाते हैं, और वहाँ का जो राजा होता है पांड्य, वो उनको कोवलन को गलती से किसकी सज़ा दे देता है? चोरी के जुल्म में मौत की सज़ा सुना देता है। पांड्यन किंग आपने देखा ना, चोल चेर पांड्याज होते थे उस टाइम पे, तो वो तो कनग्गी जो थी वो हु स्टिल लव्ड हिम वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर एट दिस इनजस्टिस एंड डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी ऑफ मदुरई। और इसी कारण से वो पूरी जो सिटी थी उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती है, मदुरई की पूरी स्टोरी को, सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। आगे जो दूसरा तमिल एपिक है वो इसी का सेकंड पार्ट है। इसी स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है किसमें? मनी मेकलाई में। मनी मेकलाई ये किसने लिखी है? सतनार, सतनार ने लिखी। यानी कि जो आपने सिलपादीकरम देखी उसी का सेकंड वर्जन, उसी स्टोरी को आगे बढ़ा के सतनार ने मनी मेकलाई में लिखा है। इसमें क्या है? दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स, इसमें आपको दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। कोवलन और माधवी की जो बेटी होती है, माधवी कौन थी? जो राजा के कोर्ट में थी, उन दोनों की बेटी के बारे में स्टोरी है। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से, मनी मेकलाई इन सिलपादीकरम, ये अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कालिदास, उनका नाम तो हम भूल ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारे इंडियन आर्किटेक्चर में, इंडियन लिटरेचर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है कालिदास। और ये गुप्ता टाइम पे थे। गुप्ता में भी कब? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे उनके दरबार में थे। इनका एक पोयम है जिसका नाम है मेघदूत। इसमें आपको बाकी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है मेघदूत किसकी कंपोजिशन है, किसने लिखी है? कालिदास ने, जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। अब हम कुछ चीज़ें और देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में और भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, विद्वान थे। उनमें से एक का नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम आपने भी सुना होगा। ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन, गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने एक संस्कृत में बुक लिखी है। देखिए गुप्ता टाइम पे मेन लैंग्वेज क्या हो गई थी? संस्कृत। तो इनकी सारी कंपोजिशन संस्कृत में है, जैसे कालिदास की मेघदूत भी संस्कृत में है। इनकी बुक थी आर्यभट्टियम, ठीक है। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सिस। आप इसको, इस चीज़ को, कि आज जो दिन और रात का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है ज्योग्राफी में कि वो क्यों होता है? क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है चारों तरफ। एक होता है रिवॉल्यूशन, एक होता है रोटेशन। तो अर्थ का अपनी ही एक्सिस पे घूमना, रोटेशन। तो ये बात देखिए एंशियंट टाइम में 300 AD के आसपास ऑलरेडी आर्यभट्ट हमें बता चुके थे। तो आप देखते हैं कि इंडिया में उस टाइम पे कितने बड़े बड़े विद्वान थे। सेकेंड चीज़ इसमें है, ही ऑल्सो डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्सेस एज वेल। जो क्या कहते हैं, एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट है कि आज सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, वो उस टाइम पे आर्यभट्ट ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा क्यों होता है। ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आर्यभट्ट ने उस टाइम पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होती है 2πr से हम निकालते हैं,
तो वो उन्होंने ये फार्मूला उस टाइम पे ही कैलकुलेट कर लिया था। जो बिल्कुल आज का जो फार्मूला है उससे जो करके आता है बिल्कुल वही चीज़ उन्होंने बता दी थी। बाकी जो स्कॉलर्स अगर हम और देखें चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे हमने देखा कि ये सारे स्कॉलर्स कहाँ पे थे, चाहे आर्यभट्ट की बात करें वो भी कहाँ पे, कालिदास, चंद्रगुप्त सेकंड में। तो बाकी और भी कुछ स्कॉलर हैं जैसे वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर आचार्य। तो ये तीन भी आपको याद रखना है, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर आचार्य। अब हम देखते हैं जीरो का इन्वेंशन। जीरो का इन्वेंशन भारतीय लोगों ने किया, ठीक है। वाइल न्यूमरल्स हैड बीन यूज्ड अर्लियर, मैथमेटिशियंस इन इंडिया नाउ इन्वेंटेड अ स्पेशल सिंबल फॉर जीरो। तो जीरो का इन्वेंशन कहाँ पे हुआ था, इंडिया में। एंड दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वॉज अडॉप्टेड बाय अरब। जब बाद में अरब ने इंडिया पे आक्रमण किया तो उन्होंने इस सिस्टम को कहाँ पे प्रचलित किया, अपने क्षेत्र में जाके उन्होंने इसका प्रचलन किया, यानी एशिया में, यूरोप में। तो तब ये नॉलेज जीरो की कहाँ से कहाँ फैली, पहले यूरोप जीरो के बारे में इंडियंस ने डिस्कवर किया, फिर ये नॉलेज अरब्स के पास गई और अरब से कहाँ पहुँची, यूरोप में पहुँची। अब हम देखते हैं क्या आयुर्वेद में भी हमारा इंडिया इतना ही आगे था जितना बाकी चीज़ में था। तो बिल्कुल, आयुर्वेद में आप अगर देखें तो दो स्कॉलर्स की हम बात करते हैं, एक है चरक संहिता और एक है सुश्रुत संहिता। आपने एक नाम पढ़ा था एक राजा का, कनिष्क। कनिष्क कौन थे, कुषाण रूलर, जिन्होंने सिल्क रूट पे भी अपना कंट्रोल किया था। मैंने सारी वीडियोस में आपको ये लास्ट वीडियोस में बताया। तो जो चरक और सुश्रुत थे ये कनिष्क के दरबारी थे, उनके कोर्ट में ये विद्वान थे। इन्होंने उस टाइम पे आयुर्वेद के बारे में बताया। क्या, आयुर्वेद इज वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। द टू फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद इन एंशिएंट इंडिया कौन कौन थे, चरक एंड सुश्रुत। तो चरक की एक बुक है चरक संहिता जो कि चरक ने लिखी है, और सुश्रुत की एक बुक है सुश्रुत संहिता जिसमें सुश्रुत ने सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताया कि जो हम आज सर्जरी करते हैं ना, तो उस टाइम पे सुश्रुत ऑलरेडी बता चुके थे। तो देखिए इंडिया हर फील्ड में, चाहे हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें, चाहे हम मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे हम आयुर्वेदा की बात करें, तो सब में इंडिया एक्सील कर रहा था उस टाइम पे, ठीक है। देखिए अब हम सारी चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी बुक में एक लास्ट एक सेगमेंट है, एक बॉक्स है जिसमें पेपर के इन्वेंशन के बारे में बताया। पेपर का इन्वेंशन भी सबसे पहले चाइना में हुआ। जैसे हमने देखा कि सिल्क का भी जो इन्वेंशन किया वो चाइना में सबसे पहले हुआ, उसी तरीके से पेपर वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना, ठीक है। और किसने इसका इन्वेंशन किया, काइन लू, ये एक पर्सन थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया। द टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर वॉज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरी। आपको पता है चाइना के लोग जैसे उन्होंने सिल्क को बनाने का तरीका बहुत टाइम तक सीक्रेट रखा, ऐसे उन्होंने पेपर को बनाने का तरीका सीक्रेट रखा। लेकिन धीरे धीरे जब दूसरी कंट्री उसके कांटेक्ट में आती है तो वो नॉलेज स्प्रेड हो ही जाती है। तो इसीलिए ये मेथड सबसे पहले कहाँ पहुँचा, कोरिया के लोगों ने इसको जाना, उसके बाद जापान में पहुँचा ये, और जापान से फिर कहाँ पहुँचा, बगदाद में, ठीक है। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया में। तो अब देखते हैं कि चाइना से एक चीज़ कहाँ किस तरीके से पास होके कहाँ कहाँ पहुँची। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें लास्ट में आपको कुछ एक तरीके से रिकैपिचुलेट करा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। हमने जो इसमें आयरन पिलर देखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरौली का जो आयरन पिलर है विच इज़ रिलेटेड विद चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है, दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। इसका एक चीज़ और है, अभी न्यूज़ में बहुत सारे केसेस हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच में जो आपने केसेस देखा कि यहाँ मस्जिद है, यहाँ टेम्पल है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि आयरन पिलर जो है उसका दूसरा नाम क्या था। उसका दूसरा नाम है विष्णुपद। इसको विष्णुपद भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो विष्णु भक्त थे, यानी वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। तो उन्होंने ही इसको जब लगवाया, ठीक है, दिस पिलर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम, चंद्रगुप्त सेकेंड, एंड ही एस्टैब्लिश्ड इट एज विष्णुपद, ठीक है, इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने प्रयाग प्रशस्ति इसी से रिलेटेड लास्ट चैप्टर में डील किया। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित थी, समुद्रगुप्त से, जो कि एक गुप्त रूलर ही थे, और उनके कोर्ट पोइट जो थे हरिसेन, उन्होंने उनकी प्रशंसा में उसको लिखा। आपको जब ये चैप्टर्स आपने पढ़े तो आपके लिए मेन, आप जब इसको दोबारा पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो बस एक बात का ध्यान रखना, किस राजा ने बनवाया, कौन सी लैंग्वेज उस टाइम पे थी, उनके इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स कौन से थे, वो चीज़।
अगर हम टेम्पल की बात करें तो कौन सा टेम्पल कब बिल्ड हुआ, उसका क्या आर्किटेक्चर था, उसके क्या इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, गर्भगृह, मंडप, शिखर, तो थोड़ा थोड़ा। और वो टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, सांची स्तूप है तो कहाँ पे लोकेटेड है, उनकी लोकेशन किसने बनवाया, मॉडर्न टाइम पे था। तो बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर कंप्लीट समझ में आया हो। अब आपकी क्लास 6 की जो पूरी की पूरी सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। किसी भी चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को पोस्ट कर सकते हैं डाउट सेक्शन में, और पूरी वीडियोस को आप एक सीरीज़ में देखेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छे से क्लास 6 की हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। सो लास्ट में जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।